आइए दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान अर्जन कुंज क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के द्वितीय चरण के बारे में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत छोड़ो आंदोलन, जीरो आवर, गांधी जी का उपवास और सीआर दास का फॉर्मूला। तो चलिए शुरू करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन से। दोस्तों, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है ना, ये दरअसल कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के द्वारा क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने के बाद प्रारंभ किया गया था। गांधी जी जो है इस आंदोलन को जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहते थे, क्योंकि क्रिप्स मिशन में ना भारत की आज़ादी के बारे में कोई भी बातें नहीं की गई थी। इसलिए गांधी जी चाहते थे कि इस आंदोलन को जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। वर्धा में 7 से 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन का जो मतलब वो है, क्या कहना चाहिए कि विचार व्यक्त किया गया था। इसलिए इसे वर्धा प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, 7 अगस्त 1942 को अबुल कलाम आज़ाद जी की अध्यक्षता में मुंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान में एक ऐतिहासिक बैठक हुई थी। और इस बैठक में ना हम देखें तो जो क्या कहना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है वो मतलब रखा गया था, और 8 अगस्त को अगले ही दिन यानी कि ये प्रस्ताव जो है पूरी तरह से पारित हो गया, और इसी दिन से हम भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ मानते हैं। दोस्तों, उसके बाद हम देखते हैं कि जो 1 अगस्त था ना, उस दिन तिलक जी के मतलब बरसी के दिन इलाहाबाद में तिलक दिवस के रूप में मनाया गया था। और अब्दुल कलाम आज़ाद जी जो थे ना, वे कांग्रेस के सबसे ज़्यादा लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति थे। नेहरू जी ने भारत छोड़ो आंदोलन को खुले विद्रोह की नीति की संज्ञा दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा था वो यूसुफ मेहरौली जी के द्वारा दिया गया था। गांधी जी ने 8 अगस्त को अपने 70 मिनट के भाषण के दौरान कहा था, यह आंदोलन कांग्रेस की अंतिम कोशिश होगी। मैं आप सभी को एक मूल मंत्र देता हूँ, करो या मरो। मतलब इसका जिसका अर्थ था कि हम भारत को आज़ाद कराएंगे या फिर इस मतलब प्रयास में अपनी मतलब आज़ादी के प्रयास में अपनी जान दे देंगे। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, जीरो ऑपरेशन आवर के बारे में। 1942 में यह आंदोलन ना मतलब जो ब्रिटिश सरकार था उनके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू ना हो पाए, इसलिए मतलब ये ऑपरेशन चलाया गया था। इस ऑपरेशन के अंतर्गत हम देखते हैं कि कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को ना 9 अगस्त की सुबह ही गिरफ्तार कर लिया गया था। जिसमें से हम देखें तो गांधी जी इस आंदोलन में कोई भूमिका निभा पाते, इसके पहले ही गांधी जी को मतलब 9 अगस्त 1942 की सुबह ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया, और कस्तूरबा गांधी जी, सरोजिनी नायडू, महादेव देसाई और इन सबको मतलब इनके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे, उन सबको आगा खां पैलेस में, पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया था। उसके बाद फिर हम देखें तो जवाहरलाल नेहरू जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और यूसुफ अली खान, इन सबको जो है क्या कहना चाहिए कि जो अहमदनगर का दुर्ग था ना, वहाँ इन सबको ब्रिटिश सरकार के द्वारा कैद कर लिया गया था। यह कारावास नेहरू जी के जीवन काल का सबसे मतलब लंबा कारावास था, जिसमें नेहरू जी ने 1041 दिन की अवधि तक मतलब कारावास में वे रहे, और ये उनके जीवन का 90वें नंबर का कारावास था। जब ब्रिटिश सरकार के द्वारा सभी बड़े नेताओं को मतलब कैद कर लिया गया, तब ये जो जो मतलब आंदोलन था, वो नेतृत्व विहीन हो गया। फिर इस दौरान जनता ने मुंबई, अहमदाबाद एवं जमशेदपुर में मजदूरों ने जो है मतलब संयुक्त रूप से रैलियां निकाली, हड़तालें की, और क्या कहना चाहिए कि मतलब सरकार ने जब देखा कि मजदूर वर्ग रैली निकाल रहे हैं या जनता हड़तालें कर रही है या प्रदर्शन कर रही है, तब सरकार ने उन पर दमनात्मक रूप से मतलब उनको दबाने का प्रयास किया और उन पर लाठीचार्ज किया, जिससे फ्रस्ट्रेट होकर जनता ने सरकारी संपत्तियों को निशाना बनाना शुरू किया, और डाकघरों को तोड़-फोड़ किया, पुलिस चौकियों को तोड़-फोड़ किया, या ये कहें कि रेलवे स्टेशनों को नुकसान पहुँचाया। इसके अलावा रेल की पटरियाँ तोड़ी, और तार जो टेलीग्राफ तार होता था या टेलीफ़ोन लाइन होता था, उन सबको संचार के माध्यमों को जनता ने फिर नुकसान पहुँचाना शुरू किया। इसी समय हम देखते हैं कि कई जो मतलब वो थे ना क्षेत्र थे, वहाँ समानांतर सरकार की भी स्थापना हो गई थी। दोस्तों, हम ये भी देखते हैं कि जैसे कई कांग्रेस बड़े नेता जो कि इस समय गिरफ्तार नहीं हो पाए थे, उन कांग्रेस नेताओं ने जनता का मार्गदर्शन भी किया। इन कांग्रेसी नेताओं में से हम मुख्य रूप से देखें तो अरुणा आसफ अली, सुचिता कृपलानी, इसके अलावा हम देखें तो राम मनोहर लोहिया, बिजू पटनायक, अच्युत पटवर्धन और जय प्रकाश नारायण, उसके अलावा यूसुफ मेहर अली, ये सब ने जनता का जो है नेतृत्व किया। इन आंदोलन के दौरान उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया और जो बी एम कादर है, इन्होंने भूमिगत रह के रेडियो के माध्यम से जनता को
मतलब निर्देश दिए और अपने विचार जो है जनता तक पहुँचाने का कार्य किया। इस समय रेडियो के मुख्यतः 2 केंद्र बनाए गए थे। पहला था नासिक और दूसरा था मुंबई। तो इसमें मुंबई वाला जो रेडियो केंद्र था ना, उसकी स्थापना उषा मेहता जी ने की थी। रेडियो के माध्यम से सर्वप्रथम उषा मेहता जी ने जनता को संबोधित किया था। ऐसे रेडियो स्टेशन जहाँ से जनता को मतलब ये प्रोग्राम चलाया जाता, जनता को संबोधित किया जाता था, उस प्रोग्राम को वॉइस ऑफ फ्रीडम के नाम से जाना जाता था। इसी समय हम देखें तो समानांतर सरकार की भी स्थापना हो गई थी। तो ये जो समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी, इसमें बलिया में सबसे पहले चिट्टू पांडे के नेतृत्व में एक समानांतर सरकार की स्थापना हुई। इस सरकार ने जिलाधीश के मतलब सभी अधिकारों को छीन लिया था और उस समय जितने भी कांग्रेसी नेता जेल में थे, उन सबको रिहा कराने में अपना योगदान दिया। 17 में नाना पाटिल के नेतृत्व में एक समानांतर सरकार की स्थापना हो गई थी। दोस्तों यह जो है ना मतलब सबसे ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाली समानांतर सरकार थी। इस सरकार का गठन 1943 से 1943 में हुआ था और इन्होंने 1945 तक काम किया। इस इनके कार्यों के अंतर्गत हम देखें तो ग्रामीण इलाकों में पुस्तकालयों की स्थापना करना, न्यायालय मंडलों की स्थापना करना, जन अदालत का गठन करना, शराबबंदी करना जैसे बहुत सारे कामों का इन्होंने नेतृत्व किया था। दोस्तों इसके अलावा हम तीसरे नंबर पे अगर देखें तो बंगाल के ममलुक क्षेत्र में सतीश सावंत के नेतृत्व में एक सरकार बनी। यह इस सरकार को जाति सरकार के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम देखते हैं गांधी जी के उपवास के बारे में। जब सरकार दमनकारी रणनीति अपना रही थी ना, तब गांधी जी ने इस आंदोलन के प्रति मतलब जो दमनात्मक स्थिति थी उसको देखते हुए आगा खां पैलेस में 10 फरवरी 1943 को 21 दिनों के उपवास के इसमें अपनी मतलब उपवास करने की घोषणा की थी, जिससे पूरे देश में हड़कंप सा मच गया था और पूरे देश में आक्रोश फैल गया था। गांधी जी जो है अपने उपवास के 13वें दिन काफ़ी ज़्यादा मतलब उनकी स्थिति खराब हो गई। तब उस समय ब्रिटिश सरकार ने उन्हें रिहा करने के बदले उनकी मृत्यु हो जाए ऐसा सोचकर मतलब उनको रिहा नहीं किया, उनकी मृत्यु का इंतज़ार करने लगी। लेकिन गांधी जी इसी बीच ब्रिटिश सरकार को चकमा देते हुए अपने मतलब 13 दिन के बाद 7 मार्च 1943 को उन्होंने अपना उपवास तोड़ दिया और उनकी स्थिति जो तबीयत काफ़ी खराब होने के कारण 9 मई 1943 को ब्रिटिश सरकार ने उन्हें रिहा कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं सीआर दास जी का फॉर्मूला 1944 के बारे में। यह जो फॉर्मूला था मतलब एक प्रकार का प्रस्ताव था जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ना एक सहयोग स्थापित करने की कोशिश की गई थी, जिसमें मतलब इसको प्रसिद्ध गांधीवादी राजगोपालाचारी जी ने तैयार किया था। इसके कुछ प्रावधान थे, जिसमें से हम सबसे पहला प्रावधान को अगर देखें तो मुस्लिम लीग के द्वारा भारत की स्वतंत्रता की मांग का समर्थन किया जाए, ऐसा सीआर दास जी चाहते थे। और दूसरा प्रावधान था कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद भारत के उत्तर पूर्वी व उत्तर पश्चिमी मुस्लिम बहुसंख्यक प्रांतों में इस बात के जनमत का संग्रह होगा कि वे भारत में रहना चाहते हैं या पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, जिससे ये बात स्पष्ट हो सके कि यहाँ की जनता वास्तव में विभाजन चाहती भी है या केवल ये मुस्लिम लीग की मनोधारणा है। फिर तीसरा हम देखते हैं इसका प्रावधान था कि विभाजन की स्थिति में अगर विभाजन हो जाता है तब रक्षा और संचार की जो व्यवस्था है उस पर भारत के जो नेता रहेंगे वो और मुस्लिम लीग के जो लोग रहेंगे वे आपस में बैठकर इस बात का समझौता कर लेंगे कि मतलब ये जो क्षेत्र है वो मतलब कैसे विभाजित किए जाएँ या ये कहें कि इनका संचालन किस प्रकार से किया जाए। लेकिन मुस्लिम लीग से जो मोहम्मद अली जिन्ना जी थे, उन्होंने सीआर दास जी के इस फ़ॉर्मूले को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया। इसलिए ये फ़ॉर्मूला जो है पूरी तरह से असफल। जिन्ना जी के द्वारा इस फ़ॉर्मूले को अस्वीकार करने का कारण हम देखें तो वो ये था कि मुस्लिम लीग पहले विभाजन चाहती थी, जबकि कांग्रेस जो है पहले आज़ादी चाहती थी। तो दोनों की सोच में दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरा कंटेंट, मेरी वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।